रात का अंधेरा समुद्र पर धीरे धीरे उतर रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे। विशाल समुद्री लहरों के बीच एक बड़ा अंग्रेजी जहाज आगे बढ़ रहा था। जहाज की लकड़ियां तूफानी हवाओं में चरमराने लगी थीं। ऊपर ब्रिटेन का झंडा तेज हवा में फड़फड़ा रहा था। डेक पर खड़ा एक अंग्रेज व्यापारी दूर दिखाई देती भारतीय धरती को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लालच की चमक। भारत, सोने की चिड़िया, दुनिया का सबसे अमीर देश, एक ऐसा देश जिसकी दौलत के किस्से यूरोप की गलियों तक पहुंच चुके थे। कुछ अंग्रेज व्यापारी दूर दिखाई देती भारतीय धरती को लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सफर सिर्फ व्यापार का सफर नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत था जो आने वाले 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बना देगा। सन 1600। भारत उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। बंगाल का कपड़ा, दक्षिण भारत के मसाले, गुजरात का व्यापार और दिल्ली का वैभव पूरी दुनिया को आकर्षित करता था। यूरोप के देशों के लिए भारत किसी खजाने से कम नहीं था। उस समय यूरोप में भारतीय काली मिर्च सोने के बराबर बिकती थी। भारतीय रेशम और सूती कपड़े राजाओं के महलों तक पहुंचते थे। इंग्लैंड तेजी से शक्तिशाली बन रहा था, लेकिन समुद्री व्यापार में पुर्तगाल और स्पेन पहले से आगे थे। इंग्लैंड भी एशिया की दौलत तक पहुंचना चाहता था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में व्यापार करने की अनुमति दी। शुरुआत में ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन आने वाले समय में यही कंपनी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएगी। 1608 में कई महीनों की समुद्री यात्रा के बाद अंग्रेजों का पहला जहाज गुजरात के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। सूरत उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अरब, फारस और चीन के व्यापारी यहां आते थे। अंग्रेज भारतीय बाजार देखकर हैरान रह गए। मसालों की खुशबू, रंग बिरंगे कपड़े, सोना चांदी, भीड़ भाड़ वाले बाजार। लेकिन भारत में व्यापार करना आसान नहीं था। उस समय भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। बादशाह जहांगीर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अंग्रेजों ने मुगल दरबार से अनुमति लेने की कोशिश शुरू की। कुछ वर्षों बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कीमती तोहफे दिए और व्यापार की अनुमति मांगी। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति दे दी। यहीं से इतिहास बदलने लगा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में कई व्यापारिक केंद्र बना लिए, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। लेकिन अंग्रेज सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, वे किले बना रहे थे, वे हथियार जमा कर रहे थे, वे सेना तैयार कर रहे थे। उधर मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। वे एक राजा की मदद दूसरे के खिलाफ करते और बदले में जमीन और अधिकार मांग लेते। धीरे धीरे अंग्रेज भारत की राजनीति में घुस गए। 1757। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था। वहां के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से परेशान थे। अंग्रेज बिना अनुमति के किले बना रहे थे। नवाब ने इसका विरोध किया। फिर आया प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757। एक तरफ सिराजुद्दौला की विशाल सेना, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेज सेना। लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध शुरू होने से पहले ही नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया था। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन मीर जाफर की सेना पीछे हट गई। सिराजुद्दौला हार गए। उस दिन सिर्फ बंगाल नहीं हारा था, भारत की स्वतंत्रता हारने लगी थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हराया। अब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारी कंपनी नहीं रही थी। अब वो भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। दक्षिण भारत में एक राजा अंग्रेजों के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ, टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने आधुनिक हथियारों और रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया। अंग्रेज उनसे डरने लगे थे, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भारतीय राजाओं में फूट डाली। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। दक्षिण भारत में अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया। मराठा साम्राज्य कभी भारत की सबसे बड़ी शक्ति था, लेकिन अंदरूनी संघर्ष और अंग्रेजों की चालाकी ने मराठों को कमजोर कर दिया। 3 बड़े मराठा युद्ध हुए। अंततः अंग्रेज जीत गए। अब भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए गए। कई इलाकों में अकाल पड़ने लगे। भारतीय उद्योग बर्बाद होने लगे। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता और इंग्लैंड में बने सामान भारत में बेचे जाते।
हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। भारत धीरे धीरे गरीब होता गया। 1857 भारतीय सैनिकों में गुस्सा बढ़ चुका था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होने की खबर फैल गई। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ। सैनिक दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उतर आईं। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ। तात्या टोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, पूरा उत्तर भारत युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। फिर भी 1857 ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रख दी। 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटेन की रानी के अधीन आ गया। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू हो चुका था। रेलवे बनाई गई, डाक व्यवस्था शुरू हुई, प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भारत की संपत्ति का लगातार शोषण भी जारी रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग तेज होने लगी। फिर आए महात्मा गांधी। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता अपनाया। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा देश आज़ादी के लिए उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लाल किले पर तिरंगा लहराया। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए विभाजन का दर्द, लाखों मौतें और इतिहास का सबसे लंबा औपनिवेशिक शासन। अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश पर राज किया। फिर भी भारत के लोगों ने हार नहीं मानी। 200 वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार भारत आज़ाद हुआ। और दुनिया ने देखा कि गुलामी कितनी भी लंबी क्यों न हो, स्वतंत्रता की इच्छा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है।